वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। और आज वापस आ गए हैं हम एक नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये स्टेट बोर्ड में तो अभी भी है, लेकिन सीबीएसई ने इस चैप्टर को अपने सिलेबस से रिमूव कर दिया है। बट एवरी ईयर एग्ज़ाम में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इजी चैप्टर है। अगर आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में बेसिक स्टडी भी की हुई है तो आप इन क्वेश्चन के जवाब बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है सेट ऑफ एलिमेंट, उन एलिमेंट का सेट बताओ हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है बट नॉट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप। अभी तक आपको पढ़ाया गया होगा कि जो सेम ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए पर उनका ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। तो जब भी वो कह दे कि ग्रुप सेम ना हो लेकिन प्रॉपर्टी सेम हो, इसका मतलब वो आपसे डायगोनल रिलेशनशिप पूछ रहा है। ये कंसेप्ट दिमाग में रखो। जब भी वो कह दे कि ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए लेकिन प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, मतलब वो आपसे डायगोनल रिलेशनशिप पूछ रहा है। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है जरा देखेंगे। डायगोनल रिलेशनशिप में जो सेकंड पीरियड वाले होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी सिमिलर दिखाते हैं थर्ड पीरियड वालों से डायगोनली। कैसे? सेकंड पीरियड को अगर मैं लिखूं, ये दिखेगा नहीं, एक सेकेंड। हाँ, अगर हम सेकंड पीरियड को लिखें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। थर्ड पीरियड को लिखें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। ये हमने लिखा। अब सेकंड पीरियड वाले थर्ड पीरियड वालों से अपनी प्रॉपर्टी सिमिलर शो करते हैं डायगोनली। मतलब लिथियम अपनी प्रॉपर्टी सिमिलर शो करेगा मैग्नीशियम से, बेरिलियम अपनी प्रॉपर्टी सिमिलर शो करेगा एल्यूमिनियम से, बोरोन अपनी प्रॉपर्टी सिमिलर शो करेगा कैल्शियम से, और कार्बन अपनी प्रॉपर्टी सिमिलर शो करेगा फॉस्फोरस से। जिसमें से कार्बन वाला हमारे सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन ये 3 हमारे सिलेबस में होते हैं। तो आंसर पहला ऑप्शन देखो लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम और मैग्नीशियम है। दूसरा ऑप्शन देखो बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम है। थर्ड ऑप्शन बोरोन और सिलिकॉन, बोरोन और सिलिकॉन भी है। इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। आसान था। अच्छा, कुछ बच्चे ये जानना चाहते होंगे कि सर ये तो सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टी क्यों सिमिलर आ रही है? तो एक फैक्टर है जिसका नाम होता है फाई। इसको कहा जाता है आयनिक पोटेंशियल। अब ये आयनिक पोटेंशियल क्या होता है सर, हम पहली बार सुन रहे हैं। तो चार्ज अपॉन साइज के रेशो को आयनिक पोटेंशियल कहा गया है। और ये जो फाई होता है ये लिथियम मैग्नीशियम दोनों का सिमिलर होता है, मतलब आसपास होता है। इसी तरह बेरिलियम और एल्यूमिनियम का एकदम आसपास वैल्यू आती है। तो फाई सिमिलर होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है। ये बात है, ये रीजन है कि इनकी प्रॉपर्टी सेम आती है, क्योंकि इनके चार्ज अपॉन साइज का रेशो सेम आता है। इसी को कई बार कह दिया जाता है पोलराइजिंग पावर। तो इनका ना पोलराइजिंग पावर सिमिलर होता है। सिमिलर मतलब आसपास होता है। दैट्स व्हाई ये डायगोनली प्रॉपर्टी सिमिलर दिखा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट हैज द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे ज्यादा मेटेलिक है वो बताना है। आओ देखो, 2, 8, 4 टोटल कितने हो गए? 14। 14 का मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिलिकॉन को।
288 टोटल कितने हो गए 18। 18 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आर्गन को, ये 14 था तो सिलिकॉन, ये 18 था तो आर्गन। 2881 ये 19 हो गया तो किसको रिप्रेजेंट करेगा पोटेशियम को, बिकॉज पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 9 होता है। अच्छा ये 2017 का सवाल है, इसका देखो 2887 कितना हो गया 25 हो गया। 25 किसको रिप्रेजेंट करता है Mn मैंगनीज को। ओके ये तो मेटेलिक में हम लिखेंगे ही नहीं क्योंकि ये तो मेटेलॉइड है, मेटेलॉइड है। इसको भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नॉन मेटल है, आर्गन नोबल गैस नॉन मेटल होते हैं। ये हमारा मेटल है और ये भी हमारा मेटल है, इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। तो ना अगर मैं आपको बताऊं तो पोटेशियम 19 यहाँ आता है, फिर कैल्शियम 20 आता है, फिर स्कैंडियम 21 आता है, फिर टाइटेनियम 22 आता है, फिर वेनेडियम 23 आता है, फिर क्रोमियम 24 आता है, उसके बाद जाके मैंगनीज आता है। तो तुम ध्यान से, तुम्हें एक बात पता होगी कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो मेटेलिक करैक्टर क्या होता है, तो मेटेलिक करैक्टर जो है हमारा वो डिक्रीज होता है। तो मतलब पोटेशियम और मैंगनीज में से ज्यादा मेटेलिक कौन है, पोटेशियम वाला है। डेट्स वाई हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ गया। क्या ये समझ पा रहे हो, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करने पर मेटेलिक करैक्टर कम होता है, तो लेफ्ट वाले ज्यादा मेटेलिक होंगे ना, लेफ्ट में पोटेशियम था, डेट्स वाई हमारा आंसर आ गया पोटेशियम। क्लियर है, ओके। इजी क्वेश्चन आते हैं, देखते रहो। एन एटम with following electronic configuration, highest energy released when an extra electron is added, that mean ये बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या कहती है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे आइसोलेटेड गैसियस एटम में। आइसोलेटेड का मतलब सिंगल गैसियस एटम है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ रहा है, आओ पहले चेक कर लेते हैं कौन कौन है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो 2 2 4 और 3 7, मतलब ये कौन है, नाइट्रोजन है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 2 4 और 4 8, मतलब ये कौन है, ऑक्सीजन है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 2 4 और 9, ये कौन है, फ्लोरीन है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 2 4 और 6 10, ये कौन है, नियॉन है। ये 4 एलिमेंट है, हमें बताना है इन चारों में से किस में जब इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी। अब देखो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 2p3, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये स्टेबल है पहले से ही, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता है। पर अगर आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ये नहीं निकालेगा एनर्जी। इसका मतलब ये तो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है मतलब कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, देनी पड़ेगी हमें। तो ये वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता, रिलीज करवानी है, ठीक है। और अब यहां पे एक बार इसको भी देख लेते हैं, ध्यान से देखो तो ये फुली फील्ड है, ये फुली फील्ड है, तो ये भी स्टेबल है। इसका मतलब ये भी नहीं लेना चाहता इलेक्ट्रॉन, तो आपको जबरदस्ती डालोगे तो ये भी एंडोथर्मिक है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा फर्स्ट नहीं हो सकता, फोर्थ नहीं हो सकता, आंसर हमारा इन दोनों में से एक आएगा। अब ध्यान से देखो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। अगर मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ये 2p5 हो जाएगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5।
अगर मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 2p6। आप खुद देखो ना कि इसका तो 2p5 हुआ लेकिन इसका 2p6 हो गया, ये फुली फील्ड हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन लेके। तब तो ये चाहता है कि जल्दी से मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मैं फुली फील्ड हो जाऊं, तो सबसे ज्यादा एनर्जी ये निकालेगा क्योंकि ये चाहता है खुद से इलेक्ट्रॉन लेना। तो डेट्स वाई इसका आंसर आ गया थर्ड, फ्लोरीन। और एक और मजेदार बताऊं, हेलोजन की उनके रिस्पेक्टेड पीरियड में वैसे ही सबसे ज्यादा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उनके रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा होती है। तो डायरेक्ट भी टिक कर सकते थे पर कंसेप्ट समझाना जरूरी था। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है और सर बताओ कि ये कौन से ग्रुप का है कौन से पीरियड का है। तो पीरियड निकालना तो सबसे आसान है। पीरियड निकालने के लिए देखा जाता है सबसे बड़ा n। n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आप देखो इस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा n कौन है, 4 है ना इसी को, तो इसका मतलब इसका पीरियड तो 4 है। डेट मीन ऑप्शन तो इन दोनों में से आ ही नहीं सकता क्योंकि पीरियड 4 है। पीरियड 4 है। अब हमें ग्रुप बताना है, तो ग्रुप वहां से बताया जाता है। ध्यान से देखो इसमें ग्रुप कैसे बताओगे। दो तरीके हैं, आप खुद सोचो कि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, 3D में एंटर करेगा या 4s में एंटर करेगा। तो आप कहोगे सर 3D में एंटर करेगा क्योंकि 3D की एनर्जी 4s से ज्यादा होती है, मालूम है ना। तो है तो ये डी ब्लॉक का। अब इसकी फटाफट एटॉमिक नंबर देख लो कितना है, 10, 2 12 और 6 18, 1 19, 2 21। ये तो एटॉमिक नंबर 21 वाला है। और एटॉमिक नंबर 21 किसका होता है सर जी, एक एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम का होता है। और स्कैंडियम कौन से ग्रुप से चालू होता है सर, स्कैंडियम थर्ड ग्रुप से चालू होता है। मतलब आंसर आ गया थर्ड ग्रुप और फोर्थ पीरियड, आंसर नंबर 3। इजी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोरेस्पेंड टू द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर रहा है। तो ये हीलियम 2s1, ये किसको बता रहा है हीलियम 2s1, तो 2 और 1 3 लिथियम को बता रहा है। ये भी हीलियम 2s2, 2 और 2 4 बेरिलियम को बता रहा है। ये है जिनॉन 6s1, जिनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54, 54 और 1 55, ये सीजियम को बता रहा है। उसके बाद जिनॉन 6s2 50 56, ये बेरियम को बता रहा है। अब इन चारों में से हमें बताना है कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये देखो लिथियम और सीजियम तो अल्कली मेटल के हैं, ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप, ये अल्कली मेटल होते हैं। और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम। अब देखो एक हमारा यहाँ है, एक हमारा यहाँ है, एक हमारा यहाँ है, एक हमारा यहाँ है। अब कंसेप्ट ये होता है कि लेफ्ट से राइट जाने पे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो होता है लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डाउन द ग्रुप आने पर इंक्रीज होता है। तो मतलब ये दोनों तो आएंगे ही नहीं क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीज होता है। इन दोनों में से कोई आएगा तो सर डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज हुआ, डेट मीन सीजियम आएगा। सीजियम किसका है, थर्ड वाले का है। तो ऑप्शन नंबर 3 आसान था कि नहीं,
देख लो, ऐसे ही आसान क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट सवाल, Which of the following element has the largest atomic radius Na plus Mg plus 2 O minus 2 Al plus 3? ध्यान से देखो तो इन चारों ऑप्शन को देख के आपको एक चीज मिलेगी कि सर ये तो एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मतलब इन सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कैसे देखेंगे, आओ देखो मैं बताता हूँ। जैसे हमने ना बहुत सारे ले लेते हैं, Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3 और पीछे भी लेना है ना। हाँ, तो दिख रहा है क्या ये F माइनस, दिख रहा है, और O माइनस 2 दिख रहा है। हाँ, और ले लेते हैं Si प्लस 4, ये मैंने ले लिए। अब जरा मैं ना क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो इसके बारे में। मैं ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर लिखता हूं, है ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, तो सर ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और ले लिया मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक और आ गया है तो टोटल 10 हो गए हैं। सोडियम के पास 11 होते हैं, एक चला गया सर तो 10 हो गए। इसके पास 12 होते हैं, 2 चले गए तो 10 10 10। देखो सबके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अच्छा, प्रोटॉन का नंबर लिखो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो 8 प्रोटॉन, फ्लोरीन का 9 तो 9 प्रोटॉन, सोडियम का 10 तो सोडियम का 11 तो 11 प्रोटॉन, मैग्नीशियम का 12 तो 12 प्रोटॉन, एल्युमिनियम का 13 तो 13 प्रोटॉन, सिलिकॉन का 14 तो 14 प्रोटॉन। कंसेप्ट सीखो, मैं डायरेक्ट भी आंसर लिख सकता हूं। अब तुम खुद सोचो कि ना इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम है, मतलब नेगेटिव चार्ज तो सेम है सब में, लेकिन पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है तो न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अगर न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो साइज कम होगा, इसका मतलब यहां से यहां जाने पर यहां पे अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अट्रैक्शन बढ़ रहा है कि नहीं, बोलो तुम खुद सोचो। और अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस खींचेगा, तो साइज क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। तो आप बताओ ऐसा ऑप्शन तो कौन सा सबसे बड़ा होगा ना, इनमें सबसे बड़ा ऑक्सीजन होगा ना, तो चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा ऑक्सीजन होगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ पाए इस चीज को। देखो कंसेप्ट यहां से क्या सीखने को मिला, कंसेप्ट ये बना सकते हो कि जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगी जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा मैं उसको टिक करूंगा, क्योंकि देखो ना जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन कंसेप्ट सीखो। अब तुम्हें जब भी सवाल मिले तुम डायरेक्ट डाल देना कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम वही उसका साइज सबसे ज्यादा। इसने सबसे ज्यादा साइज पूछा था। चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट गिव द करेक्ट ट्रेंड। इनमें से कौन है जो करेक्ट ट्रेंड नहीं बता रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड ये होता है कि लेफ्ट से राइट जाने पर ये इंक्रीज होगा और डाउन द ग्रुप जाने पर ये डिक्रीज होगा। तो हैलोजन फैमिली का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है हैलोजन फैमिली है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होगी, इसका मतलब सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। तो फर्स्ट वाला तो हमारा सही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सुनो, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, ऑक्सीडाइज करवाना, दूसरों का इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो ऑक्सीडाइज कौन कर पाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही होता है शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो मतलब जो ऑर्डर यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है वही ऑर्डर ऑक्सीडाइजिंग पावर का होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है दूसरों को ऑक्सीडाइज करना। दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का तरीका है या तो उनका इलेक्ट्रॉन ले लो या खींच लो अपनी तरफ।
तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा वही ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में सुनो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ना एक एक्सेप्शनल केस है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सेकंड पीरियड वालों की होती है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड पीरियड वालों की होती है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि सेकंड पीरियड वालों का साइज इतना छोटा होता है ना कि वो इलेक्ट्रॉन को ले ही नहीं सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है ले नहीं सकते, ले लेंगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना ज्यादा होगा कि वो अनस्टेबल हो जाएंगे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, लेकिन क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है। तो इसने भी ऐसा दिया है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी सही है। अब बात करें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो इसको समझने के लिए सुनो, मैं क्या करता हूं, एक बार इसको इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां पे मैंने लिखा F2, Cl2, Br2, I2। अब साइज देखो, इसका साइज अगर इतना है तो क्लोरीन का साइज इतना है, और ब्रोमीन का साइज तो इतना है, और आयोडीन का साइज और भी बड़ा है, आयोडीन का साइज। और अब तुम बताओ किसी छोटी लकड़ी को तोड़ना आसान होता है या बड़ी लकड़ी को तोड़ना आसान होता है? तो आप कहोगे सर बड़ी लकड़ी को तोड़ना आसान होता है। तो जिसको तोड़ना आसान है उसको ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत है या कम एनर्जी देने की? तो इसका जवाब है कम एनर्जी देने की जरूरत है। इसका मतलब आयोडीन जल्दी टूट जाएगा, बड़ा साइज का है, उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी ब्रोमीन लेगा, उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी क्लोरीन लेगा, उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी फ्लोरीन होगा। तो आप आंसर कहोगे कि सर सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लोरीन लेगा क्योंकि साइज छोटा है, फिर क्लोरीन लेगा, फिर ब्रोमीन लेगा, और फिर आयोडीन लेगा। और आप कहोगे कि सर इसमें तो सारे ठीक हैं। यही मिस्टेक हो जाएगी। कंसेप्ट बिल्कुल सही है कि जिसका साइज बड़ा होगा उसको तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ऑर्डर ऐसा होता है। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शनल केस है, फ्लोरीन। पता है क्या है फ्लोरीन में सीन? फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो रहा है, तो वो खुद चाहता है कि हम अलग हो जाएं। क्या कहा मैंने? कि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन इतना ज्यादा है कि वो खुद चाहता है कि हम अलग हो जाएं। अगर वो खुद चाहता है कि अलग हो जाए तो कम एनर्जी में ही टूट जाएगा ना। इसीलिए रियल ऑर्डर ऐसा बनता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन तीसरे नंबर पे चला जाता है। इसको लर्न करेंगे, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ब्रोमीन तक से भी कम हो जाती है। ये है रियल ऑर्डर। लेकिन इसने तो नॉर्मल हमारी वाली बात मान ली थी, इसलिए ये गलत हो गया। तो आंसर नंबर 4 आया। समझ पा रहे हो इस चीज को? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन इज डैश ऑक्सीजन। ओके, तो नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। ये कॉन्फ़िगरेशन है, कोई डाउट है इसमें? अब आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालना। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2p3, ये हाफ फील्ड है, ये पहले से स्टेबल है, तो ये नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन निकालना। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2p4,
तो ये चाहता है कि जल्दी से मेरे में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो और मैं 2p3 हो जाऊं। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि ये खुद चाहता है इलेक्ट्रॉन देना, लेकिन नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बिकॉज इसकी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन से, और ऐसा मोर देन आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो कितना आसान था। कंसेप्चुअली अगर आप इसको समझोगे सवाल 1 मिनट में उड़ेगा। वो तो मैं समझाने में टाइम वेस्ट कर रहा हूं ज्यादा ताकि आप सोच पाओ कि कैसे सोचना है, वरना ये सवाल 10 सेकंड का था। आगे देखो, आयोनाइजेशन वैल्यू ऑफ इनर्ट गैस। अब जो इनर्ट गैस होते हैं वो जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहते, इसका मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं ना इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहते हैं किसी को तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? लो होगी? नहीं, वो तो देना ही नहीं चाहते हैं। इक्वल होगी? नहीं, ज्यादा होगी, जबरदस्ती निकलवाना पड़ेगा, और किसी से भी जबरदस्ती काम निकालने के लिए उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। डेट्स वाई 9 का 3 आएगा। समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबको पता होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। पीरियड 7 पूछा है, ऑप्शन नंबर 3। इजी इजी है ना? आगे देखो, मैच द कॉलम इन सेट ए विद द ग्रुप नंबर। अच्छा, ग्रुप नंबर से मैच करना है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। डेट मीन ये ऑक्सीजन फैमिली का सी आएगा, मतलब फर्स्ट का सी। डेट मीन आंसर या तो हमारा पहला होगा या चौथा होगा। हाँ, उसके बाद फिर आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम। अब ये तो देखना पड़ेगा, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। नाइट्रोजन फैमिली का 15 होता है, डेट मीन थर्ड का भी इसमें। आंसर तो हमें ऐसे ही मिल गया, आंसर नंबर 4, लेकिन मैं इन दोनों का भी बता देता हूं। क्या होता है? डी ब्लॉक ऐसा होता है, थर्ड ग्रुप, स्कैंडियम, स्कैंडियम, यट्रिबियम, लैंथियम। उसके बाद टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम। और उसके बाद देखो मैं जल्दी जल्दी से लिख देता हूं। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये मैंने डी ब्लॉक वालों को एक बार लिख दिया। अब हमसे ग्रुप नंबर पूछ रहा था, इसका ग्रुप नंबर 3rd होता है, 4th होता है, 5th होता है, 6th होता है, 7th होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 8। डेट मीन इसका डी। इसका क्या हो गया? 11। डेट मीन ए। तो ऐसा ऑप्शन 4। ये चीज करने की भी जरूरत नहीं थी। मैंने क्या कहा था? पहले और तीसरे का हमें मालूम होता है, हमारा आंसर वैसे ही आ गया था। इसकी ट्रिक क्या है? स्कूटर, यामाहा, टीना, जरीना, हाफ माइंड, वो नसीब था। ये सारी चीजें आपको क्लास में पढ़ाई जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 स्टेटमेंट आर लिस्टेड बिलो, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। हमसे ना वो करेक्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? हेलोजन फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद अल्कली मेटल। एक एग्जांपल लेते हैं अल्कली मेटल का, जैसे लिथियम, और एक ले लेते हैं हेलोजन का क्लोरीन। तो लिथियम हमारा क्या है? मेटल है। क्लोरीन हमारा क्या है? नॉन मेटल है। और मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसा कंपाउंड बनता है? आयनिक कंपाउंड बनता है। इसका मतलब पहली बात तो सही कह रहा है, ये एक करेक्ट मिल गया हमें। ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम आर 11। भाई साहब, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन तो 11 होते हैं, लेकिन इसने यहां मिस्टेक कह दी। कह रहा है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट या शेल कहते हैं उसके अंदर होते हैं। डेट मीन दूसरा गलत।
तीसरा कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। बिल्कुल सही बात है, हम सबको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, देन ऑक्सीजन की होती है, देन नाइट्रोजन और क्लोरीन की होती है। तो क्लोरीन की तो ज्यादा होती ही है, तीसरा भी सही है, तो पहला सही है, तीसरा सही है, ऐसा ऑप्शन नंबर सेकंड। आसान था ना, पीरियोडिक टेबल पे आसान सवाल ही आते हैं। आगे देखो, असर्शन रीजन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक करेक्टर। तो आपको बताया गया है कि लेफ्ट से राइट जाने पे नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। आओ देखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक करेक्टर। तो मैं जरा लिखता हूं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ये तो यहाँ आ गया। अब कार्बन कहाँ आता है, यहाँ आता है। नाइट्रोजन कहाँ आता है, यहाँ आता है। मतलब वो हमसे इन तीनों के बारे में नॉन मेटेलिक करेक्टर का ऑर्डर दे रहे हैं ना। अब इन दोनों में से ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन होगा? ऑब्वियसली बात है ना, कार्बन होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। तो सिलिकॉन सबसे कम नॉन मेटेलिक, उससे ज्यादा नॉन मेटेलिक कार्बन, और लेफ्ट से राइट जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। तो ऑर्डर ये आएगा, इन्होंने भी यही ऑर्डर दिया है, मतलब असर्शन सही है, असर्शन सही है। रीजन क्या कह रहा है? नॉन मेटेलिक करेक्टर अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड का मतलब लेफ्ट से राइट कह रहा है इंक्रीज होगा, एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप, और कह रहा है ऊपर से नीचे जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion। क्या बात समझ आ रही है? ओके, नेक्स्ट सवाल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। एडिशन करवाना है हाइड्रोजन का, क्या कह रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे ना कैटलिस्ट के यूज करके हम एडिशन करवाते हैं, तो ये बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सैचुरेटेड बन जाता है। तो ये कह रहा है कि वो कैटलिस्ट किस ब्लॉक के बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है वो या तो निकल यूज होता है, या पैलेडियम यूज होगा, या प्लेटिनम यूज होगा, प्लेटिनम यूज होगा। इन तीनों में से कोई भी यूज होता है, और ज्यादातर निकल यूज होता है। ये सारे के सारे डी ब्लॉक के हैं, डेट मीन ऑप्शन नंबर थर्ड। कितना आसान था देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन मैच द कॉलम है, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। अभी अभी पीछे हमने पढ़ा था ना कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर था वही ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर था। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? तो सर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की होती है। तो क्या हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ भी इसकी होगी? डेट मीन ए का क्या आएगा? आर। ऑप्शन ही मिल गया। पर आगे और देखो, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अभी अभी बात की थी ना कि नोबल हेलोजेंस की उनके पीरियड में सबसे ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा हेलोजन में फ्लोरीन से भी ज्यादा किसकी पढ़ाई थी? अरे पढ़ाई थी ना इसमें, देखो तो जरा कहाँ गया वो, ये देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की सबसे ज्यादा हो रखी थी ना। इसका मतलब क्या आंसर आया, जल्दी से बताओ। इसका मतलब हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ गई क्लोरीन की। पढ़ चुके हैं। सॉलिड में आयोडीन मिलता है, लिक्विड में ब्रोमीन मिलता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। देखो कितना आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पीरियड का है? तो अभी अभी मैंने बताया था जब भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन दी हो तो पीरियड निकालने का तरीका होता है सबसे बड़ा एन। बताओ, देख के जल्दी बताओ, जब तक लिख रहा हूं देखो। सबसे बड़ा एन क्या है? 4 है कि नहीं? डेट मीन इसका पीरियड नंबर 4, यानी आंसर 4 तो हो नहीं सकता, पहले तीसरे और चौथे में से ही कोई है। अब काउंटिंग कर लो,
दो, दो चार और 6, 10, 2 12, 6 18, 18 और 5 23 और 1 24। 24 एटॉमिक नंबर किसका होता है? तो 24 एटॉमिक नंबर क्रोमियम का होता है। इसका 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24। क्रोमियम का 24 होता है, तो इसका ग्रुप क्या हो गया? तो सर इसका थर्ड होता है, इसका फोर्थ, इसका फिफ्थ, सिक्स। डेट मीन ये सिक्स्थ ग्रुप और फोर्थ पीरियड से बिलोंग करेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या आसान है? ओके। नेक्स्ट, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 56 बिलोंग टू विच ब्लॉक? किस ब्लॉक का कहो? दो तरीके हैं इस सवाल को करने के। पहला तरीका है, अपना हेलो जो नोबल गैस है उनका एटॉमिक नंबर लर्न करो। ये होते हैं नोबल गैस, इनका एटॉमिक नंबर लर्न करो। कैसे? इसका 2 होता है, 10 होता है, 18 तक तो आपको लर्न होते हैं ना। 18 के बाद आप 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 और इसका रेडॉन का होता है 86। आप ना इसको लर्न कर लो। मैं क्यों कह रहा हूँ इसको लर्न करने का? ये फर्स्ट पीरियड में आता है, ये सेकंड पीरियड में आता है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, ये फिफ्थ पीरियड का है, ये सिक्स पीरियड का है और लास्ट ऑर्गेनोसोन होता है 118, वो सेवंथ पीरियड का। अब ये आप खुद सोचो 56 कहाँ आ रहा है? तो 54 यहाँ आ रहा है, तो उसके बाद सिक्स पीरियड में पहला 55 और दूसरा 56, क्या ऐसा कुछ होगा? अब पहला होता है ये ग्रुप 1, ये होता है ग्रुप 2, डेट मीन 56 ग्रुप 2 का है और ग्रुप 2 एस ब्लॉक का होता है। तो आंसर तो यहीं से आ गया कि ये एस ब्लॉक का है। ये पहला तरीका था जिसमें हम आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बता सकते हैं। अब तरीका नंबर दूसरा समझो। एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ग्रुप नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। 18 प्लस एटॉमिक नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। ये बहुत आसान है, आपको फॉर्मूला जितना डरावना लग रहा है ये उतना इजी फॉर्मूला है। तो जैसे मुझे एटॉमिक नंबर 56 का बताना था, तो मैं लिख रहा हूं 18 प्लस में 56। अब आप खुद सोचो कि 56 के बाद वाला नोबल गैस कौन होता है? तो 56 के बाद वाला नोबल गैस तो 86 ही आएगा, तो माइनस में 86 ले लो। इसको सॉल्व करो तो 56 में 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 74 आ रहा है, माइनस 86। अब यहाँ पे वैल्यू माइनस में आएगी, नेगेटिव में, तो एक दूसरा कंसेप्ट है इसी से रिलेटेड है, ये याद करना, फॉर्मूला अभी आगे यूज होगा। यहाँ पे लिख लो, इफ वैल्यू कम्स नेगेटिव, अगर वैल्यू नेगेटिव में आती है देन यूज 32 इंस्टेड ऑफ 18। अगर वैल्यू नेगेटिव में आती है तो 18 की जगह 32 यूज करो। जैसे हमारी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी तो मैं 18 की जगह 32 लूंगा। 32 प्लस में क्या था हमारा एटॉमिक नंबर 56, माइनस में नेक्स्ट नोबल गैस 86। इसको सॉल्व करते हैं, 50 और 30 80, 88, 88 में से 86 माइनस किया, ग्रुप क्या आया? सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप किसका होता है? एस ब्लॉक का, टिक कर दिया। ये आपको लगेगा कि सर ये इतना ज्यादा है, लेकिन मैं बता रहा हूं इससे इजी ये है। यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा, यहाँ पे हो सकता है हमारा 10 सेकंड ज्यादा लगे, लेकिन यहाँ पे 10 सेकंड कम लगेगा अगर ये फॉर्मूला याद है। और फॉर्मूला है ही क्या यार? जो भी एटॉमिक नंबर है उसको 18 से जोड़ दो और उस एटॉमिक के बाद वाले नोबल गैस से माइनस कर दो। अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो 18 की जगह 32 यूज कर लो। ये देखो आगे दिखेगा आपको। पहले ये पढ़ते हैं, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये कन्फिग्रेशन दी हुई है। आओ देख लेते हैं। यू का क्या है? 1s2 2s2 2p3 नाइट्रोजन है। V क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s1 सोडियम है।
W क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 यानी सिलिकॉन है। और X क्या है, X क्या है जिंक 30 एटॉमिक नंबर जिंक। Y क्या है 4s2 36 होता है क्रिप्टॉन। ये एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। अब एक एक स्टेटमेंट पढ़ना है और हमें आंसर चूज करना है। एलिमेंट फॉर्म अ कार्बोनेट विच इज नॉट डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग। तो सबसे पहली बात कि कार्बोनेट मेटल बनाते हैं, मेटल कार्बोनेट। मेटल में हमारे पास एक सोडियम है, एक जिंक है, लेकिन उसने कह दिया कि वो एक ऐसा मेटल होना चाहिए, ऐसा कार्बोनेट होना चाहिए जो हीट में डिकम्पोज ना हो रहा हो। अगर आपने मेरा मोल कंसेप्ट का वीडियो देखा हो तो वहां इसी पे क्वेश्चन आया था। सोडियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो एक बार जब उसने कार्बोनेट बना लिया तो अब वो अलग नहीं होता, हीट करने पर थर्मली स्टेबल होता है। डेट मीन पहले स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा सोडियम, यानी स्टेटमेंट 1 का आ रहा है वी। वी तो चारों ही ऑप्शन में है, वी 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 चारों ऑप्शन में है। आगे देखते हैं स्टेटमेंट 2, एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म कलर्ड आयनिक कंपाउंड। कह रहा है कलर्ड आयनिक कंपाउंड, तो कलर्ड आयनिक कंपाउंड की जब भी बात करें वो या तो डी ब्लॉक वाले बनाते हैं या एफ ब्लॉक वाले बनाते हैं। इसमें एफ ब्लॉक का तो वैसे ही कोई नहीं है, डी ब्लॉक का एक जिंक है, यानी दूसरा एक्स आएगा। मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं है, ये आंसर तो देखो हमें ऐसे ही मिल गया, पर हम आगे देखेंगे। स्टेटमेंट 3, एलिमेंट विद लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस पूछ रहा है। एक इसको ना, इन सबको मैं अरेंज करता हूं। तो न मान लो सोडियम यहां आ रहा है, सोडियम इसके नीचे यहां आएगा कुछ, सिलिकॉन सिलिकॉन यहां आएगा, ओके। और क्या है जिंक, जिंक तो और नीचे चला जाएगा, और कुछ यहां आएगा जिंक, मैं अभी रफ बना रहा हूं। और क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन कुछ यहां आएगा। तो आप खुद सोचो कि सर सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज, तो नीचे जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो मतलब आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन नोबल गैस जो होती है उसमें दिख रहा है क्या, हाँ, नोबल गैस में वंडर वॉल रेडियस होता है, और वंडर वॉल रेडियस की वजह से नोबल गैस अपने पीरियड में सबसे बड़ा साइज दिखाता है। दैट्स वाई क्रिप्टॉन आएगा वाई, तो वाई भी है यहाँ पे। आगे देखो, एलिमेंट फॉर्म ओनली एसिडिक ऑक्साइड, तो ओनली एसिडिक ऑक्साइड तो वो सिलिकॉन एक ही ऐसा बनाता है SiO2, और वो एसिडिक होता है। डेट मीन W, लास्ट बच गया U, ऑप्शन नंबर 3। क्या बात समझ आ रही है? इजी क्वेश्चन था। इसके बारे में एक बार देख लेते, पांचवा भी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड या तो वो N2O होंगे, या वो NO होंगे, या वो N2O3 होते हैं, या वो N2O4 होते हैं, या वो N2O5 होते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली कंसेप्ट तो ये है कि ये दोनों न्यूट्रल होते हैं, और रिमेनिंग 3 जो है ये बेसिक होते हैं, सॉरी एसिडिक होते हैं। तो यहां तो एम्फोटेरिक है नहीं, एक्चुअली यहाँ पे या तो उन्होंने कुछ मिस्टेक की है, या फिर ये न्यूट्रल को एज ए एम्फोटेरिक ट्रीट करे, क्योंकि एक्चुअली में नाइट्रोजन के ऑक्साइड दो ही तरह के होते हैं, न्यूट्रल और एसिडिक। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, कभी गलती मत कर देना, न्यूट्रल और एसिडिक ही होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप। नीचे जाने पे क्या इंक्रीज नहीं होता, तो नीचे जाने पे साइज तो इंक्रीज होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे ना। अरे जैसे अल्कली मेटल है तो उसके सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, दैट मीन दूसरा वाला नहीं इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर तो भैया इंक्रीज ही होता है, और बेसिक नेचर भी इंक्रीज ही होता है। तो आंसर सेकंड आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं एक ग्रुप लिख दूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सबके बाहर वाले गोले में एक इलेक्ट्रॉन है सबके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ी इंक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई इसका सेकंड आया। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो कितना आसान है यार, 3 चीजें दी हुई है,
सेकंड पीरियड के ऐसे ही लिख लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हम सबको पता है लेफ्ट से राइट जाने पे साइज बढ़ता है, तो सबसे कम, सॉरी, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम होता है, तो सबसे कम साइज फ्लोरीन का होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा, फिर नाइट्रोजन। ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो, फोन, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम होता है, तो सबसे कम फ्लोरीन होगा, उससे थोड़ा ज्यादा ऑक्सीजन और उससे ज्यादा नाइट्रोजन। डेट्स वाई ऐसा ऑप्शन है या फोन। समझ रहे हो? ये चाहिए, एक सेकेंड, ये सिंबल गलत यूज हो गए हैं। सबसे कम होता है फ्लोरीन, उससे ज्यादा ऑक्सीजन, ऐसा है। फोन ऑप्शन ढूंढना था, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आपको ध्यान में क्या रखना होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। अब जैसे ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये अल्कली मेटल है, तो अगर मैं लिखूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो नीचे जाने पे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? ऑब्वियसली बात है लिथियम की होगी, तो 21 का 1 हो गया। क्या क्लियर है? ये देख लो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एटॉमिक नंबर कॉरेस्पॉन्ड बिलोंगिंग टू SDFP। ओके, आओ देखते हैं। अब हम अपने तरीके से करें। हमारा फॉर्मूला था 18 प्लस में एटॉमिक नंबर माइनस में नेक्स्ट नोबल गैस, ये फॉर्मूला था। आउटपुट करते हैं एस ब्लॉक के लिए। 35 किसका आएगा यहाँ पे, पर इससे ज्यादा टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लेना। यहाँ पे हम दूसरे तरीके से करते हैं, इससे टाइम ज्यादा लगेगा पर हो जाएगा। वही नोबल गैस को देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। 2, 10, 18, 36, 54, 86। अगेन सबसे पहले 35 देखो, 35 कहाँ आ रहा है? अच्छा, रिस्पेक्टिवली कह रहा है, मतलब एस वाला पहला ही होना चाहिए, तो 35 इससे जस्ट पहले आएगा। अब इससे जस्ट पहले आएगा तो पी ब्लॉक का होगा, डेट मीन 35 एस ब्लॉक नहीं है। ये भी 35 है, एस ब्लॉक नहीं है, तो एस ब्लॉक का 37 वाला होगा। इतना तो पता चल गया। अब डी ब्लॉक देखो, तो सर डी ब्लॉक हमें मालूम है एक होता है 21 से 30 तक का, तो क्या कोई इन दोनों ऑप्शन में से 21 से 30 में है? हाँ सर, दोनों ही 21 से 30 में है। ओके, नेक्स्ट एफ ब्लॉक। तो सर हमने पढ़ा है एफ ब्लॉक 50, ये डी ब्लॉक का था। है हमने पढ़ा है सर कि जो एफ ब्लॉक होता है वो एक तो 58 से 71 होता है और दूसरा 90 से 103 होता है। क्या इन दोनों के बीच का कोई नंबर है? हाँ, 70 देखो 58 से 71 के बीच आता है। और 35 किसका होता है? पी ब्लॉक का होता है। ऑप्शन नंबर 3 आएगा। यहाँ पे जस्ट पीरियोडिक टेबल की बेसिक नॉलेज चाहिए थी। एफ ब्लॉक का पता करने के लिए ये 2 लाइनें हमेशा सब बताते हैं। डी ब्लॉक का हमें पता है पहला 21 से 30 होता है। हाँ, दूसरा बता दो कहाँ से कहाँ तक होगा, जल्दी बताओ। तो दूसरा 39 से अब 10 जोड़ लो, कितना होगा? 48 तक होगा आई थिंक। हाँ, तो इतना आसान होता है ये, ठीक है ना। ये हमारा था 22 नंबर। नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पार्ट दिया हुआ है। पूछ क्या कर रहा है? कंसल्ट द अबव पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। ये हमसे कोवेलेंट कंपाउंड पूछ रहा है। कोवेलेंट कंपाउंड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। तो आओ देखते हैं। पहला ऑप्शन है RQ2। आर कहाँ है? आर यहाँ है। ये 16 ग्रुप मतलब ऑक्सीजन फैमिली, तो OS।
तो Rq2 मतलब Rq2 SO2 की बात कर रहे हैं, तो ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल के बीच में कोवलेंट बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन तो आ सकता है। सेकंड देखो AT, ए फर्स्ट ग्रुप का थर्ड, ये होता है लिथियम, तो ये होता है सोडियम। और क्या है टी हेलोजन फैमिली का है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये सोडियम और ब्रोमीन है, NaBr है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच तो आयनिक बनता है, ये नहीं आएगा। थर्ड देखो जे और क्यू, जे हमारा 12th ग्रुप का है, जे ये 12th ग्रुप में एक्चुअली यहाँ पे 12th तो आएगा नहीं, यहाँ पे एक्चुअली 13 होना चाहिए, क्योंकि 12th के इसमें नहीं आएगा जे। बोरोन फैमिली, तो बोरोन और सिलिकॉन, तो जे सिलिकॉन हो गया, और क्यू ये क्यू क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन में SiO2 बनता है, लेकिन ये आयनिक कहलाएगा क्योंकि सिलिकॉन मेटेलॉइड है। सही बात है, ये मिस प्रिंटिंग है, 13 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट JQ2 क्या है, जे कहाँ है, ये रहा सिलिकॉन, Q2 X2, X कहाँ है, ये रहा आयोडीन। तो सिलिकॉन और आयोडीन के बीच में तो भैया आयनिक ही बनेगा अगेन, तो ऑप्शन नंबर 1। देखो कितना आसान था, पहले ही आंसर मिल गया था, मेटल और ना। ये पता है 12th नंबर डी ब्लॉक का होता है, और डी ब्लॉक 4th पीरियड से चालू होता है, 3rd पीरियड से नहीं, इसलिए यहाँ पे 13 आना चाहिए था। समझ रहे हो, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट सवाल, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 32 बिलोंग्स टू। और एक मजेदार बात बताऊं, ये मिस्टेक मेरी नहीं है, ये मिस्टेक रियल पेपर में की गई है, तो देख लो, कई बार कंफ्यूज हो जाओगे आप ऐसी चीजों से। चलो नेक्स्ट, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 32, आग में फॉर्मूला लगाऊंगा, 18 प्लस में किसका निकालना है, 32 का निकालना है। 32 के बाद की नोबल गैस का नंबर क्या होता है, 36। सॉल्व करो, 18 और 32 कितना होगा, 30 40 50, और 50 में से 36 गया, क्या आ रहा है, जल्दी बताओ क्या आ रहा है। 50 में से 36 गया, आई थिंक ये 14 आ रहा है। 14th ग्रुप कहाँ है, यही आंसर, 14th ग्रुप एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 14th ग्रुप मिल गया। अब हमें पीरियड ढूंढना है। पीरियड कैसे ढूंढेंगे, नोबल गैस को लिख लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, 2 10 18 36। तो देखो ये फर्स्ट पीरियड का, ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का, ये फोर्थ पीरियड का। अब 32 यहीं आएगा ना फोर्थ पीरियड में ही, तो फोर्थ पीरियड 14th ग्रुप, आंसर आ गया। तो देख रहे हो, अगर इसका एटॉमिक नंबर याद है तो कितना आसानी तरीके से सोच सकते हैं हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम बेरिलियम बोरोन। ओके, सेकंड पीरियड के है तो मैं सभी का ले लेता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये ले लिया। ओके, अब लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, डेट मीन सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम तो सर लिथियम की होगी। अब इन दोनों में ना एक इफेक्ट लग जाता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब है इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। तो जब यहां इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2s से निकालोगे, यहां इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2p से निकालोगे, तो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज कौन होता है, s होता है ना। तो बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू बोरोन। यह एक एक्सेप्शन केस है, तो यहाँ पे बोरोन पहले आएगा, बेरिलियम बाद में आएगा। क्या समझ रहे हो, फिर नॉर्मल चढ़ेगा कार्बन की ज्यादा। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अभी अभी एक सवाल भी आया था ना कि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 2p3 और इसकी है 2p4, तो ये हाफ फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता है, तो जबरदस्ती निकालना चाहते हो तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए
यहाँ पे ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन की होती है, ये दूसरा एक्सेप्शन। उसके बाद नॉर्मल चलता है फ्लोरीन, नियोन। देखा एक्सेप्शन एक यहाँ आया है, एक एक्सेप्शन यहाँ आया है, ये हमें ध्यान में रखना होता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आप ये क्रैश कोर्स में आएंगे। तो इसको अब ऑर्डर पूछा था, ऐसा ऑर्डर निकाल लो। अब कहाँ है, यही तो पूछा है ना ऐसा आंसर। तो पहले में कह रहा है लिथियम का ज्यादा है इसलिए गलत हो गया, ये लिथियम का ज्यादा है इसलिए गलत हो गया। दूसरे में ये कह रहा है लिथियम से ज्यादा बेरिलियम का है और बेरिलियम का ज्यादा है बोरोन से, बेरिलियम का ज्यादा है बोरोन से, सही बात है। और सबसे ज्यादा कार्बन, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। कंफ्यूज मत हो जाना ऐसे एरो में। ये कह रहा है लिथियम से ज्यादा बेरिलियम का है और बेरिलियम का बोरोन से भी ज्यादा है, तो यही बात कह रहा है ना, इसीलिए सेकंड ऑप्शन आ गया। बस कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें ऐसे दो दो तीर बना दिए। चलो नेक्स्ट सवाल देखो। अच्छा खत्म हो गया, ओके। तो आपने देखा कितने बेसिक से सवाल थे। इसको आराम से घर पे प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो लगातार साहू स्क्रीनिंग की आती रहेगी। कोई सजेशन है तो बताइए। साहू स्क्रीनिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमारी एकेडमी पे विजिट कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।